जी, वेलकम बैक फॉर द रिमेनिंग लेक्चर ऑन एपिजेनेटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो एक्चुअली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन-कौन से मैकेनिज़म्स हैं जो एपिजेनेटिक्स में इन्वॉल्व हैं। उनमें से हमने जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिस्कस किया है कि जी कुछ जीन्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स की वजह से एक्सप्रेस होते हैं कि यानी अगर सेल के अंदर 2 कॉपीज़ हैं, तो उनमें से सिर्फ एक कॉपी एक्सप्रेस होगी, या वो मेल पेरेंट वाली होगी या वो फीमेल पेरेंट वाली होगी। इसकी आगे 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है और एक मैटरनल इम्प्रिंटिंग है। फिर उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन्स हैं कि उनके साथ भी मिथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं, ये इथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं, तो उसकी वजह से वो जो क्रोमेटिन बनता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है और कुछ जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, कुछ जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है। फिर हमने पढ़ा जी मिथाइलेशन है। जो मिथाइलेशन है वो कुछ जो सी और जी डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें से जो साइटोसिन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं। मोस्टली ये जो जीन के प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनमें जो सी है उनके साथ ये अटैच होते हैं। तो जो पूरे जीनोम में से जो सी जी डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें 70 to 80% जो साइटोसिन्स हैं उनके साथ मिथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं नॉर्मली, यानी कि उन जीन्स का एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड होता है। तो याद रखें मिथाइलेशन जब होगी तो जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड होगा। लेकिन जो हैं सीपीजी आइलैंड्स हैं, जो सी जी रिच रीजन्स हैं नियर द स्टार्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट रीजन्स ऑफ द जीन, वो नॉर्मली अनमिथाइलेटेड होते हैं। फोर्थ मैकेनिज्म जो था कि जो नॉन कोडिंग आरएनएस भी कुछ ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो वो कैसे इस एपिजेनेटिक्स में इन्वॉल्व हैं, लेट्स डिस्कस दैट वन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो था डोजेज कंपनसेशन का। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जी हमेशा क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, एक मेल पेरेंट वाला और एक फीमेल पेरेंट वाला। अच्छा, फिर हमने ये भी शायद कहीं पढ़ा था कि जो मेल होते हैं उनके अंदर एक वाई क्रोमोसोम, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स में से एक वाई क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है, जबकि फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या है कि जो जीन्स हैं जो इनके तकरीबन 1000 जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें जो 1000 जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं उनकी नंबर ऑफ कॉपीज डबल होंगी एज कंपेयर टू द जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। तो मेल में इन्हीं जीन्स का एक्सप्रेशन कम होगा, फीमेल में इन जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये जो 1000 जीन्स हैं फीमेल में और मेल दोनों में इनके एक्सप्रेशन को बैलेंस्ड किया जाता है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसको डोजेज कंपनसेशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब डोजेज कंपनसेशन क्या होती है? उसमें ये होता है कि जो एक एक्स क्रोमोसोम है फीमेल का, दोनों में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम, उस एक्स क्रोमोसोम को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर एक ही फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम होगा फीमेल में और एक ही एक्स क्रोमोसोम मेल में, तो अल्टीमेटली दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो बराबर हो जाएगा। तो ये जो इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है फीमेल्स में, उसको बेयर बॉडी का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब ये दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कौन सा क्रोमोसोम डीएक्टिवेट होता है तो उसका कोई पता नहीं है। दोनों में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम है जो रैंडमली इनएक्टिवेट हो जाता है, ये अभी तक हमें श्योर नहीं है, लेकिन वो मैकेनिज्म क्लियर है जिसके थ्रू ये होता है। अब आते हैं यहाँ पे रोल नॉन कोडिंग आरएनएस का क्या है। हाँ जी, ये मतलब एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस है। देखिए डीएनए सीक्वेंस में चेंज नहीं होता, लेकिन पूरा क्रोमोसोम डीएक्टिवेट हो गया है, 1000 जीन्स है जिनका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया है। तो दिस इज एन एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें ज़्यादा जो जीन्स हैं उनको साइलेंस किया जाता है। ठीक है, और जब उनकी साइलेंसिंग कैसे होती है उसके लिए कुछ है बस एपिजेनेटिक मार्क्स वो ऐड होते हैं। अब ये जो इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम है उसको एक्स आई का नाम दिया जाता है। अच्छा, वो एपिजेनेटिक मार्क्स क्या है? एपिजेनेटिक मार्क एक तो है H3K9, यानी कि जो हिस्टोन 3 है उसका जो नाइन्थ
जो लाइसिन अमाइनो एसिड है वहाँ पे मिथाइलेशन ऐड हो जाती है, तो ये एक मार्क है। H3K9ME मीन्स मिथाइल एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट K9 रेजिड्यू ऑफ हिस्टोन 3। अच्छा, प्लस हाइपो एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स, एक हाइपर एसिटाइलेशन था, एक हाइपो एसिटाइलेशन था। एसिटाइलेशन मैंने बताया था कि एसिटाइलेशन इज एसोसिएटेड विद हायर जीन एक्सप्रेशन, और जो हाइपो एसिटाइलेशन है इट इज़ एसोसिएटेड विद लोअर जीन एक्सप्रेशन। तो हाइपो का मतलब एसिटाइल ग्रुप से रिमूव कर दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं। अच्छा, एंड हाइपर मिथाइलेशन ऑफ इट्स डीएनए, और डीएनए में मिथाइल ग्रुप्स ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। तो एसिटाइल और मिथाइल ग्रुप्स रेसिप्रोकली ऐड किए जाते हैं कि एसिटाइल कम कर दिए और मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो गए ज़्यादा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो जीन्स हैं, काफ़ी सारे जीन्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक रीजन है इस क्रोमोसोम के अंदर ही, एक्स क्रोमोसोम के अंदर ही, और जिसको एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन सेंटर का नाम दिया जाता है, या एक्स आई सी के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रीजन से एक आरएनए प्रोड्यूस होता है, उसको नॉन कोडिंग आरएनए कहते हैं या नॉन प्रोटीन कोडिंग आरएनए कहते हैं, जिसकी लेंथ तकरीबन 17 किलो बेस पेयर्स है। तो उस आरएनए को नॉन कोडिंग आरएनए, एनसी आरएनए या एक्स आई एस टी का नाम दिया जाता है। अब ये जो एक्स आई एस टी है, ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम के गिर्द मतलब कह लेके रैप कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम, जाने जैसे भी हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक क्योंकि डीएक्टिवेट होता है, दोनों में से किसी एक से ही ये ट्रांसक्राइब होगा, और जिससे ही ट्रांसक्राइब होगा उसी क्रोमोसोम के साथ ये रैप्ड होके, और उसकी जो सेंट्रल रीजन होगी उसके साथ रैप्ड होके उसको डीएक्टिवेट कर देगा, उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया गया, एक्स आई कोडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जो एक्स आई एस टी, सॉरी, जो आर एन ए है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है। तो एंड ऑफ एक्स आई एस टी इज ट्रांसक्राइब्ड एंड बाइंड एक्स आई कोडिंग प्रोटीन। ये शायद आप चले इतना डिटेल में ना करें डिस्कस, फिलहाल ये याद रख लें कि ये दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से जो एक्स क्रोमोसोम के काफ़ी सारे जीन्स हैं उनको इनएक्टिवेट किया जाता है बाय एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स। एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स में मिथाइलेशन है, जिनमें एक मार्क H3K9 है, एसिटाइलेशन है और हाइपर मिथाइलेशन है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्स आई एस टी क्रोमोसोम है, सॉरी आर एन ए है जो नॉन कोडिंग आर एन ए है। ये जिस रीजन से बनता है उस रीजन को एक्स आई सी, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर का नाम दिया जाता है। दोनों क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम से ये प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस होने के बाद उसी क्रोमोसोम, उसी एक्स क्रोमोसोम के साथ या उसके जो सेंट्रल जो पार्ट है उसका, उसके साथ ये रैप हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसको डीएक्टिवेट कर देगा। अच्छा, ये तो थी जी तीन चार मैकेनिज्म्स। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एपिजेनेटिक्स है, ये हमारे बॉडी को या हमारे लिविंग स्टाइल को, डेवलपमेंट को ये कैसे अफेक्ट करती है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है द रोल ऑफ एपिजेनेटिक्स इन डेवलपमेंट। अब आपको ये तो आइडिया है कि जो पूरे जो जीनोम है उसके अंदर सेम क्रोमोसोम्स हैं, सेम अमाइनो एसिड है, सेम जीन्स हैं, इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, स्किन सेल्स, आई सेल्स, तमाम के तमाम सेल्स में सेम डीएनए। अब ओरिजिनली एक जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से सारे के सारे सेल्स बनते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है? एक्चुअली ये भी एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स हैं, एपिजेनेटिक मार्क्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं। किसी सेल को ये सिग्नल देते हैं कि आपने हार्ट सेल में कन्वर्ट होना है, आपने नर्व सेल्स में कन्वर्ट होना है, या आपने स्किन सेल्स में कन्वर्ट होना है। और ये जो एपिजेनेटिक मार्क्स है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी इनहेरिट हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली होते हैं। फिर उसके बाद है जी एज। एज भी इफेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एपिजेनेटिक्स के स्टेटस को। ये दो क्रोमोसोम्स हैं आइडेंटिकल ट्विंस के, जब उनकी एज 3 साल थी। तो इसमें जो टैग्स हैं, एपिजेनेटिक टैग्स, अभी हमने एक मिथाइलेशन की बात की थी कि जो हिस्टोन 3 है,
उसका K9 जो अमाइनो एसिड है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप से ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल वो एक मार्क था, ये एसिटाइल होता। तो ये सारे जो ग्रीन रीजन हैं इसमें, इन क्रोमोसोम्स में, ये एपिजेनेटिक मार्क्स हैं। तो इसके लिए ग्रीन और इसके लिए रेड है, और येलो वाले जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये ग्रीन इसमें है, ये इसमें, ये वाले रेड है, और येलो कॉमन है। अच्छा, अब देखते हैं। सो आफ्टर 50 years यू कैन सी कि उनमें जो एपिजेनेटिक टैग्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए। मतलब उसमें रेड एरिया ज़्यादा हो गया है, उसमें रेड एरिया कम है, या ग्रीन ज़्यादा है, येलो कम हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे होंगे, तो इनके इन्वायरमेंट की वजह से इनके एपिजेनेटिक टैग्स अफेक्ट हुए। प्लस एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रैंड मदर्स कर्स के नाम से भी इसको याद किया जाता है, कि अगर किसी की ग्रैंड मदर है वो स्मोकिंग अगर कर रही है, तो दैट स्मोकिंग विल अफेक्ट्स इट्स ग्रैंड जनरेशन, मतलब उसकी जो थर्ड जनरेशन होगी उसको अफेक्ट करेगा। मतलब अगर वो शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज स्मोकिंग, दिस smoking will affect the epigenetic tags of germline cells of the baby। ठीक है, तो वो बेबी जो होगा अल्टीमेटली उसके जो एपिजेनेटिक टैग्स हैं दे विल बी इनहेरिटेड टू द थर्ड जनरेशन। तो ऑब्वियसली वो थर्ड जनरेशन जो होगी वो भी अफेक्ट हो रही होगी फ्रॉम द स्मोकिंग ऑफ देयर ग्रैंड मदर। अच्छा, फिर उसके बाद है अगोती एक जीन है माइस में। ठीक है, तो ये जीन जो अफेक्ट होता है ये उसकी जो फूड है। ठीक है, ये फूड की वजह से भी एक्सप्रेस होता है। तो डीएनए मिथाइलेशन ऑफ अगोती जीन इन माइस इज एसोसिएटेड विद ब्राउन स्किनी माइस। अगर यहाँ पे मिथाइलेशन हो तो ब्राउन स्किनी माउस प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इस जीन की मिथाइलेशन को ख़त्म कर दिया जाए थ्रू सम मीन्स, तो उसकी वजह से उसकी जो फिनोटाइप है उस माउस की वो चेंज हो जाएगी। एक तो उसका कलर येलो हो जाएगा, और दूसरा उसका बॉडी साइज जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह एक और एपिजेनेटिक जो मैकेनिज्म है वो है पेरेंटिंग, कि अगर गुड पेरेंटिंग है, फॉर एग्जांपल एक माइस है, तो जो वो मदर है वो अगर अपने बेबीज़ को ज़्यादा कह लो कि अफेक्शन शो कर रही है, उसको लिकिंग, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जानवर अपने बच्चों को चाटते हैं, तो अगर लिकिंग वो ज़्यादा कर रही है अपने ऑफस्प्रिंग के साथ, तो दैट अफेक्शन विल इग्नाइट और प्रोड्यूस सम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। उनमें से एक तो ये कि एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन K3H3K9, ये एक मार्क है, एपिजेनेटिक कोड है कह लें, कि जो होता है इस वजह से कि इस अमाइनो एसिड जो K9 अमाइनो एसिड है उसमें एसिटाइलेशन हो जाती है। फिर मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट टू द प्रमोटर ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर है। तो अल्टीमेटली अगर इसकी डीमिथाइलेशन होगी तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इस जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। अगर मिथाइलेशन होती तो इसका एक्सप्रेशन कम हो जाना था। ठीक है, अब होता क्या है कि वो जो टैग्स इन ऑफस्प्रिंग में जो टैग्स प्रोड्यूस हुए हैं वो टैग्स फिर प्रमोट करेंगे इन ऑफस्प्रिंग की पेरेंटिंग स्किल्स को। तो जैसे उनको इनको टैग्स इनहेरिट हुए थे एग्जैक्टली इसी फॉर्म में ये जो ऑफस्प्रिंग है ये भी टैग्स इनहेरिट करेंगे अपनी कमिंग जनरेशन्स को। अच्छा, फिर उसके बाद है जर्म्स कैन आल्सो अफेक्ट द एपिजेनेटिक्स ऑफ ए सेल। उसकी एक एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो डिजीज़ है, तो अब होता क्या है एक्चुअली कि जो इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, उनमें से जो IL-12 भी जीन है इसको ये ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स, हिस्टोन्स मॉडिफाई होंगी, ये IL-12 भी जीन डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन वीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, और जो मायोबैक्टीरियम जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उनमें से फिर इसी तरह BRCA जीन है। ठीक है, तो अगर इस जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाए,
अगर इस जीन के प्रमोटर सीक्वेंस में मिथाइल ग्रुप्स ज़्यादा ऐड हो जाए, इसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से वो जो पेशेंट होगा, वो जो पर्सन होगा, उसमें ब्रेस्ट कैंसर और जो दूसरी फॉर्म्स हैं कैंसर की, उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह कोलोरेक्टल cancers have been associated with methylation of SEPT9 gene. ठीक है, so some commercial epigenetic based tests for colorectal cancer look at DNA methylation levels at the SEPT9। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोलोरेक्टल जीन का कोई मार्कर अगर आप लोग बताएं, तो यू कैन से द लेवल ऑफ मिथाइलेशन एट SEPT9 is a biological marker of कोलोरेक्टल कैंसर। अगर इस जीन के प्रमोटर सीक्वेंस में मिथाइलेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसमें जो लास्ट एग्जांपल है वो है न्यूट्रिशन की, कि अगर एक मतलब फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, अभी हमने स्मोकिंग की बात की थी, तो इसी तरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसकी न्यूट्रिशन अफेक्ट होती है, वो मतलब डाइट प्रॉपर उस वुमेन को नहीं मिलती, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि उस जो उसकी ऑफस्प्रिंग होगी, उनमें जो मिथाइलेशन है, कुछ जीन्स की मिथाइलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कुछ जीन्स की मिथाइलेशन कम होगी। 1945 में डच हंगर एक फेमाइन था, वो आया था कि वहाँ पे कहत काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे ही ऑफस्प्रिंग्स जो उस टाइम पे अपनी मतलब मदर के पेट में थी, या वो मतलब कि मदर्स वर प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, वहाँ से जो बेबीज प्रोड्यूस हुए, वो बेबीज दे वर प्रोन टू डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, शिजोफ्रेनिया एंड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो वो बच्चे जो उस दौरान पैदा हुए, या उस दौरान उनकी वालदा तो प्रेग्नेंट थी विद देम, तो उनमें इन डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा थे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर 60 साल के फमीन मतलब जो कहत के गुजरने के 60 साल बाद जब उन्हीं लोगों के मिथाइलेशन लेवल्स चेक किए गए, तो इन लोगों में मिथाइलेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो वहाँ उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। ठीक है जी, तो इट शोज न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट द लेवल्स ऑफ मिथाइलेशन। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चे उस हंगर फमाइन के दरमियान में पैदा हुए, उनका मिथाइलेशन लेवल डिफरेंट था उन बच्चों से जो उस फेमीन से पहले पैदा हुए या उसके बाद में पैदा हुए। तो अल्टीमेटली विद जो बच्चे अगर नॉर्मल बच्चों की बात की जाए, तो अर्ली एजेस में मिथाइलेशन ज़्यादा होती है जीन्स की, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती चली जाती है लेवल ऑफ मिथाइलेशन कम होता चला जाता है। तो दिस इज़ a small introduction of epigenetics and how epigenetics can affect our lives. आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।